नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या 4 करवाने जा रहा हूं। देखिए, ये चौथा प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। इसका पहला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया। तो वो किया गया गुन्नार मिडल के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया। तो गुन्नार मिडल के द्वारा। अनवरत योजना जो है वो 1978 से लेकर 80 के बीच में आया था। तो गुनराल मिडल कब आया था? तो 1978 से लेकर 1980 तक आया था। यही टाइम पे जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार इसी टाइम पे थी। अनवरत योजना जनता सरकार की पार्टी के टाइम पे ही आया था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2003 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, बच्चों को उचित भवन, शौचालय, पीने का पानी आदि सुविधा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाड़ी का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 400। केंद्रीय बजट 2022 से 2023 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितनी नई पीढ़ी का वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास विनिर्माण किया जाएगा? 400। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो वो संबंधित है ऑप्शन ई से। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन में है ही नहीं। राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो खनन। ये खनन प्राथमिक सेक्टर के अंदर आता है, बाकी द्वितीयक में निर्माण, प्रसंस्करण, विनिर्माण ये सब द्वितीय सेक्टर में आता है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो खनन नहीं आता है, बाकी निर्माण, प्रसंस्करण और विनिर्माण आता है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30%। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? तो 25 सितंबर 2014 से। 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था, तब वो कितना था? 634 बिलियन डॉलर। 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो वो था 634 मिलियन डॉलर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो देखिए, ये वनावरण के बारे में पूछ रहा है, कुल प्रतिशत वनावरण के बारे में। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का? 7.84%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण का क्षेत्रफल, ये याद रखिएगा, 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। बिहार के कुल वनावरण का क्षेत्र, किसका? वनावरण का क्षेत्र, वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर। 7380.79 वर्ग किलोमीटर ये है। तो ये कितना परसेंट आएगा? तो 7.84%। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया?
तो इसका है आंसर उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल समिति। थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को मुद्रास्फीति माप के लिए किस समिति की सिफारिशों पर चुना गया? तो उर्जित पटेल समिति। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वो आता है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ? तो वो है आंसर बी और डी, ब्रिक्स और विश्व व्यापार संगठन। किस संस्था का गठन ब्रेटन वुड समझौते के तहत नहीं हुआ? ब्रिक्स, विश्व व्यापार संगठन। देखिए 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 को हुआ। कब हुआ? 1995 को। ब्रिक्स की स्थापना जून 2009 में हुई। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? जून 2009 में हुआ। तो फिर से याद रख लीजिए 2009 में हुआ। देखिए जब ब्रेटन वुड समझौता हुआ उसके तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। और ब्रिक्स का स्थापना जून 2009 में हुआ और विश्व व्यापार संगठन का 1 जनवरी 1995 को हुआ। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था। विश्व भूखमरी सूचकांक WHI कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग 101 प्रदान किया गया है। टोटल 116 देशों में से 116 सदस्य देश हैं। 116 देश पे रैंकिंग निकाला गया, भारत का स्थान 101वां है। तो विश्व भूखमरी सूचकांक WHI वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था? तो वो किया था PC महालनोबिस। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? तो PC महालनोबिस। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना UTI भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1964 में। 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? तो 1964 में। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया गया है? तो वो किया गया है रोहतास मॉडल को। कहाँ? रोहतास मॉडल को। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पराली प्रबंधन के लिए किस मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय किया है? तो रोहतास मॉडल को। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते हैं? तो 88.7% लोग गाँवों में निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग गाँवों में निवास करते हैं? तो 88.7%। बिहार की ग्रामीण जनसंख्या 88.7% है। शहरी जनसंख्या कितना है बिहार में? तो 11.3%। शहरी याद रखिए 11.3 और ग्रामीण 88.7%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 80.9%। 80.9%। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 80.9%। और इसका पहला पॉइंट क्या होगा? मैं 3 पॉइंट याद करवाता हूँ, तीनों पॉइंट याद करिएगा। पहला पॉइंट याद रखिए कि देश की अगर कुल साक्षरता दर पूछा जाए तो 73% बताइए। कितना? देश का अगर कुल साक्षरता दर पूछा जाए तो 73%। इस क्वेश्चन में क्या था? देश में पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9। तो अब
अगर देश की कुल साक्षरता दर 73% और पुरुष पूछा जाए तो बताइएगा 80.9%, और अगर फीमेल की पूछा जाए तो 64.6%। 3 पॉइंट याद हो गया। देश में अगर पूछा जाए कि कितना प्रतिशत साक्षरता दर है तो 73%, और हमारे देश में पुरुष की साक्षरता दर कितना है तो 80.9%। महिलाओं की साक्षरता दर पूछा जाए तो 64.6%। निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो H.C. मुखर्जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। किस चीज़ का संविधान सभा का गठन किया गया था? जिसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, और इनके साथ साथ कुल 7 सदस्य और थे। एक तो खुद भीमराव अम्बेडकर हो गया अध्यक्ष के रूप में, दूसरा के.एम. मुंशी थे। कौन थे? के.एम. मुंशी थे। फिर थे मोहम्मद सादुल्ला थे। 3 वो हो गए। चौथा याद रखिए बी.एल. मित्तर थे। कौन थे? मित्तर बी.एल. मित्तर थे। फिर कृष्ण स्वामी अय्यर थे। फिर गोपाल स्वामी अयंगर थे। और लास्ट में डी.पी. खेतान थे। कौन थे? डी.पी. खेतान ये थे। तो आप लोग याद रखेंगे कि निम्न में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो H.C. मुखर्जी नहीं थे। बाकी मुंशी, मित्तर, डी.पी. खेतान, इनके अलावा देखिए कौन थे? सादुल्ला और कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, ये सारे के सारे थे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो ABCD ये 21 के अंतर्गत आता है। देखिए अनुच्छेद जो 21 है बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्ट्स में है। पहला है कि जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, और अनुच्छेद 21 में ही विदेश यात्रा का अधिकार है। निजता का भी अधिकार 21 में बात किया गया है। महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का भी अधिकार है। महिलाओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अनुच्छेद को बाद में जोड़ा गया? तो बाद में कौन सा जो अनुच्छेद जोड़ा गया? तो ई ऑप्शन। देखिए अनुच्छेद 40 एवं अनुच्छेद 44 मूल संविधान में ही थे। 40 और 44 मूल संविधान में ही थे। बाकी 39 का और 48 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, और 43 का में था। 43 का में क्या हो गया कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की सहभागिता, और अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा आदि को बाद में जोड़ा गया। तो क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। बाकी 40-44 पहले से ही थे, और ये सब भी पहले से ही था। 39 भी था, और 40-44 39 ये सब पहले से ही था। ठीक है। सिर्फ 43 भी था, लेकिन 43 का जोड़ा गया था बाद में। तो इस तरीके से आपको सही आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो वो किया गया 70वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है, तो वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1919 से। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 से। देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोकसभा विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी में केवल 4।
1, 2, 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1, 2, 3 गलत है। चौथा देखिए, दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह समाप्त हो जाता है। लोकसभा का विघटन का किसी विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोनों सदनों में पारित विधेयक जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा गया है वह ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल निर्धारित है? तो वो अंतराल निर्धारित है 3 महीना का। 3 महीना का। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि के अंतराल निर्धारित है? तो 3 महीना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, तो चुनाव वो होता है डी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो वो लाया गया है इंदिरा गांधी। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? इंदिरा गांधी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच कौन करता है? तो वो करता है लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का रिपोर्ट की जाँच कौन करता है? तो लोक लेखा समिति। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई है? तो वो किया गया है राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्यों में प्रारंभ की गई है? तो राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो वो कौन नहीं है संबंधित? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। 26वां संविधान संशोधन 1971 ये संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 भाषा से संबंधित नहीं है। बाकी 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और 21वां संविधान संशोधन 1992 में और 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ये सारे के सारे भाषा से संबंधित हैं। 26वां संविधान संशोधन प्रीवी पर्स से संबंधित है। ये 1971 में जो आया 26वां संशोधन वो किससे संबंधित था? तो प्रीवी पर्स से संबंधित था। प्रीवी पर्स से संबंधित था। 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? प्रीवी पर्स से। और 22वां संविधान संशोधन 71वें और 92वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, फिर मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी भाषाओं के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। बाकी सब भाषा से संबंधित है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को चुना गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे चुना गया है? अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 3, 1, 2, 4। देख लीजिए, मिलान करा देते हैं आपको। ये वाला सही है। स्वर्ण पदक जो जीते हैं नीरज चोपड़ा जीते हैं। स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। रजत पदक कौन जीते हैं? रवि कुमार दहिया। रजत पदक रवि कुमार दहिया। और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो वो दोनों जीते हैं, एक बजरंग पुनिया और एक लवलीना बोरगोहेन। तो 2 ही याद रखिए। बाकी कांस्य पदक के बारे में आपको पता है, एक जीता गया है बजरंग पुनिया के द्वारा, एक लवलीना बोरगोहेन के द्वारा। और रजत पदक रवि कुमार दहिया और स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो वो है कोपेनहेगन। सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कोपेनहेगन। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? वो है जवाद। अक्टूबर 2021 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का क्या नाम था? जवाद।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? तो वो है 19.2%। 19.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? 19.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? तो वो था शिवहर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम था? शिवहर। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? तो वो रहा 6.83 लाख टन। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा? 6.83 लाख टन। हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो लगा दिया थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने कोरस या मूंगा को नुकसान पहुंचाने वाला सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? थाईलैंड। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है रामगंगा नेशनल पार्क। हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रामगंगा नेशनल पार्क। सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? तो महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने से। सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? तो महिलाओं के लिए खोजपूर्ण अनुसंधान में अवसरों को बढ़ावा देने से। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया है गोवा में। भारत का पहला शराब संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो गोवा। जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। जनवरी 2021 का केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 850 मेगावाट क्षमता की रतले पनबिजली परियोजना की स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो वो है यूएई। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? यूएई। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम किया है? तो न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अपना नाम किया है? तो न्यूजीलैंड। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता एमा रादुकानु ने। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एमा रादुकानु। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो कौन बन गए? तो वो बन गए अभिमन्यु मिश्रा। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो वो बने अभिमन्यु मिश्रा। सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ? तो वो हुआ पिथौरागढ़ में। सितंबर 2021 में भारत नेपाल के बीच 15वां सैन्य अभ्यास सूर्य किरण कहाँ संपन्न हुआ? पिथौरागढ़ में। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? तब वो था रीस्टोर आवर अर्थ। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? तो रीस्टोर आवर अर्थ। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो वो है बेंगलुरु। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बड़े शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो बेंगलुरु का। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? तो वो चल सकता है जापान। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर भी चल सकता है? जापान।
51 नंबर क्वेश्चन। 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे निधि 2.0 योजना की शुरुआत की? तो ओम बिरला ने। निम्नलिखित में से किसने निधि 2.0 योजना की शुरुआत की? ओम बिरला ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो माई पोर्ट ऐप। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो माई पोर्ट ऐप। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश से हुआ है? तो वो हुआ है अमेरिका। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2021 की अवधि में भारत का सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश को हुआ है? अमेरिका। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है ऋषिकेश। मार्च 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऋषिकेश में। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है क्यूबा। हाल ही में 2 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? क्यूबा। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है ब्रिटेन। वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्रिटेन। किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया है? तो वो किया है भारत। किस राष्ट्र ने वर्चुअली आयोजित 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किया है? तो भारत। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? तो वो की है HDFC। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस बैंक ने हरित और सतत जमा पहल की शुरुआत की है? तो HDFC। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? तो वो की है UAE ने। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र ने नई नागरिकता नीति की शुरुआत की है? UAE ने। निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो वो किया गया है गाजियाबाद। निम्न में से किस नगर निगम के द्वारा मार्च 2021 में देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? गाजियाबाद। मणिपुर स्थित किबू लामजौ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय प्रजाति पाई जाती है? तो वो है शंगाई। मणिपुर स्थित किबूल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की कौन सी दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजाति पाई जाती है? तो वो है शंगाई। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? नामदफा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा बाघ रिजर्व है? नामदफा। तो एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कच्छ का रण। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। इको मार्क क्या है? तो इको मार्क क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट ब्लैंक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट ब्लैंक। लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है? तो अब वो स्पर्श करती है चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों से। लद्दाख की सीमा स्पर्श करती है चीन से भी, पाकिस्तान की सीमा से भी और अफगानिस्तान तीनों से।
देखेंगे 69 नंबर, अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा अंटार्कटिका में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा भारत ने हिमाद्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित किया है। अंटार्कटिका में और क्या क्या स्थापित किया है? तो मैत्री, हिमाद्री और भारती। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? तो नर्मदा। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? नर्मदा। भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो वो माना जाता है सिद्दी। भारत में किस जनजाति के मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? तो वो माना जाता है सिद्दी। निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी तथा दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो वो कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी। निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी। 73, भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग कौन सा है? तो वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग भारत की सबसे लंबी रेल मार्ग है, जो कि 4233 किलोमीटर लंबी है। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रेल मार्ग पर चलती है। इस रेल मार्ग पर कौन चलता है? तो विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। इसके बाद अमेरिका, रूस और भारत का स्थान आता है। चीन के बाद अमेरिका, रूस और भारत का नंबर आता है। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? तो वो हुआ है अरावली। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? अरावली। निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो वो है मोनाको। निम्न में से सबसे छोटी तटरेखा किस देश की है? तो मोनाको। अब देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो कौन है? तो भूवन पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का हिस्सा है? तो भूवन पहाड़ियाँ। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना था? तो 68.8%। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा कितना था? 68.8%। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं विंध्य शैल क्रम के चट्टान में। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? तो विंध्य शैल क्रम। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? तो बलबन ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान-ए-चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? तो बलबन ने। राक्षसी तंगड़ी यानी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो सदाशिव राय। राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राव। देखिए, राक्षसी तंगड़ी जिसको तालीकोटा या बन्नी हाटी का युद्ध कहते हैं, वो हुआ था 1565 ईस्वी में। इसमें विजयनगर का शासक तुलु वंश का सदाशिव राव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस सिख गुरु के
को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। तो गुरु अर्जुन देव को किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? गुरु अर्जुन देव। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। फिर से सुनिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? तो इसका ऑप्शन ई। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। इसमें 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरिया कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों जजिया, खराज, ज़कात, खुम्स को आरोपित किया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो इसमें तो नहीं दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा। आंसर में क्या होना चाहिए? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने इस्लामी शरीयत कानून द्वारा मान्यता प्राप्त केवल 4 करों खराज, ज़कात, जजिया और खुम्स को ही आरोपित किया? फिरोज शाह तुगलक। किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया एवं छत्रपति की उपाधि धारण की? तो वो था 1674। किस वर्ष शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की? 1674 में। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? तो नान्य देव ने। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसने की? तो नान्यदेव। इसी मिथिला क्षेत्र को तिरहुत के नाम से जाना जाता है। और नान्यदेव ने 1097 से लेकर 1147 तक शासन किया था। नान्यदेव ने नेपाल को भी जीत लिया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो वो था अस्कंद। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो वो हुए थे 1892 में। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? 1892। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1786 के अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो ये है ऑप्शन ई। देखिए, 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियों भी प्रदान की गई। इसीलिए ए और बी दोनों ही सही है। तो ये पूछ रहा है माध्यम से किया गया, कौन सा प्रावधान अधिनियम के माध्यम से किया गया? तो पहला, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार मिला था। दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। तो ये दोनों ही सही हैं। 90 नंबर देखिए क्वेश्चन। 90 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, 2। देखिए, वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत यात्रा 1501 में हुआ। कब हुआ? 1501 में। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा कब हुआ? तो 1501। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में हुआ। और बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 में हुआ। बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 में और बांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760 में। अब आप इस तरीके से अरेंज कर लें कि पहले 1501 में हुआ, फिर 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ, फिर 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और 1760 में बांडीवास का निर्णायक युद्ध हुआ। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए? तो ये हो गए 25%। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के बाद बागान मालिक किसानों से की गई अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने पर राजी हुए? 25%। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो वो की एम.जी. रानाडे ने। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? एम.जी. रानाडे ने।
निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए? तब वो हो गए ऑप्शन ई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए? तो ऑप्शन ई। देखिए कौन अलग हो गए। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल एवं जी.एस. खारपंडे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। कौन कौन? एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल। और आपको याद होगा इन्होंने भी, चित्तरंजन दास ने भी अलग हो गए थे, लेकिन ये अलग असहयोग आंदोलन के नाम पर नहीं हुए थे सीआर दास, ये कुछ और वजह था। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तब वो किया था जहांगीर के शासनकाल में। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर। निम्नलिखित में से कौन अवध राज का संस्थापक था? तो अवध राज का संस्थापक सादत खां था। निम्नलिखित में से कौन अवध राज का संस्थापक था? सादत खां। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया गांधी जी के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 97 बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन का दौरान किया गया था? किस आंदोलन के दौरान किया गया था? बानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो वो किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने की थी? तो रामदास ने किया था। मराठी ग्रंथ दासबोध की रचना निम्नलिखित में से किस संत ने किया था? तो रामदास ने। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? तो वो 1901 में नहीं किया गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं किया गया था? तो 1901। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किस अखबार के रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तब वो कर दिया गया था अमृत बाजार पत्रिका। निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया था? अमृत बाजार पत्रिका। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तब वो कहा था भगत सिंह ने। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तब वो कहा था भगत सिंह ने। 103 नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जिन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई वो था 1, 2, 3 माने सतारा, बलिया और मिदनापुर में। सतारा, बलिया और मिदनापुर में। मिदनापुर बंगाल का एक जिला है जहाँ पे, और बलिया कहाँ है? तो ये आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में है बलिया। और बम्बई में सतारा था। बम्बई में सतारा, बलिया यूपी, मिदनापुर में बंगाल का एक क्षेत्र है, जिला है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 104 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो ई। सी और डी सही सुमेलित है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है और वारेन हेस्टिंग्स को घेरे की नीति के नाम से जाना जाता है। जब भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किनको जाना जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को, और घेरे की नीति के लिए वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है। सहायक संधि को किसको जाना जाता है? सहायक संधि के लिए, तो सहायक संधि के लिए जाना जाता है लॉर्ड बेलेजिली को जाना जाता है। और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और ये सहायक संधि किसके लिए? बेलेजिली को जाना जाता है सहायक संधि को के लिए। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना कांग्रेस की स्थापना के बाद
की गई। तो वो किया गया द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये स्थापना इसका हुआ था 12 जून 1905 को हुआ था इसका स्थापना। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 12 जून 1905 को हुआ था। कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना 12 जून 1905 को महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो वो की थी जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो जर्मनी में। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो डुमरांव पर। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? तो डुमरांव पर। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो लॉर्ड मेयो ने। एक अफगान शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर में किस वायसराय की चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो लॉर्ड मेयो ने को। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया गया? तो वो किया गया राजेंद्र प्रसाद। बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक श्रम जांच समिति का गठन किया? राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो वो थी पंजाब। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो केवल 3, माने दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण और बर्फ का पिघलना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। एक आदमी अपने सिर पर एक क्षैतिज तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक भारी बॉक्स रखता है। इस मामले में वह करता है, क्या करता है वह? तो ई ऑप्शन। देखिए, सिर पर बक्सा लिए आदमी पर लगने वाला बल बॉक्स का भार है जो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जबकि आदमी व वस्तु का विस्थापन क्षैतिज दिशा के अनुदिश है अतः बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है। इस प्रक्रिया में कोई कार्य नहीं होगा, यानी नकारात्मक कार्य हो जाएगा। अगर होगा तो नकारात्मक कार्य नहीं होगा, मतलब कोई कार्य ही नहीं होगा, मतलब सीधा सीधे वर्क डन कहा जाए तो जीरो हो जाएगा, जो कि कहीं जीरो इसमें है ही नहीं। न्यूनतम कार्य है, अधिकतम है, नकारात्मक है, धनात्मक, यहाँ जीरो होना चाहिए था आंसर में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए हो गया। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की अस्पष्टता बढ़ती है। एक बैठक हॉल में जो शुरू में प्रतिभागियों से आधा भरा होता है, कुछ समय बाद पूर्ण क्षमता से भरा होता है, फिर भाषण की स्पष्टता बढ़ती है। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो वो होती है एकाधिक परावर्तन यानी रेफ्लेक्शन। ध्वनि की प्रतिध्वनि किसके कारण होती है? तो रेफ्लेक्शन। द्रव्यमान और भार के बीच के अंतर के संदर्भ में कौन सा सही है? तो ए, भार एक बल है जबकि द्रव्यमान बल नहीं है। भार एक बल है जबकि द्रव्यमान को मास m से डिनोट करते हैं, भार को w से। w का फॉर्मूला होता है mg, जो एक प्रकार का फोर्स हो गया यानी बल, और मास बल नहीं है। देखते हैं 116 नंबर। एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर होता है 10⁻13 किलोमीटर के। 10⁻13 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितना होगा? 9 माने एक लाइट ईयर का वैल्यू देखिए कितना होगा? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। 10⁻15 मीटर, इसको अप्रॉक्स 10 अगर मान लिया जाए तो 10⁻16 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे आया?
हम देखेंगे अब 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर कह रहा है कि हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन की कुल संख्या है, तो वो है 3। देखिए हाइड्रोजन के तीनों ही समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा कितना रहेगा, 3 ही रहेगा। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। रदरफोर्ड के प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण सीधे पन्नी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो वो कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो शुद्ध दूध ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो शुद्ध दूध नहीं है नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज दूध गेहूं और कई फलों में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज एक सेकंड देखिए, सोना प्रकृति में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है, और ग्लूकोज दूध गेहूं और कई फलों में अपने शुद्ध रूप में पाया जाता है। पानी भी अपने शुद्ध रूप में प्रकृति में पाया जाता है। दूध चीनी कार्बोहाइड्रेट का रूप है और वसा एस्टर का रूप से बना है, जो शुद्ध पदार्थ नहीं है। इसलिए शुद्ध दूध क्या है, नहीं है। यहाँ पे शुद्ध पदार्थ तो सोना हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा और पानी भी हो जाएगा। शुद्ध दूध भी बता रहा है कि शुद्ध ही होगा, लेकिन इसमें आंसर में नहीं दिखा है, तो आप एक बार याद रखेंगे और एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो इवेपोरेशन यानी बाष्पीकरण। ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है, तो बाष्पीकरण। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है, तो सी वेनिला की गुणवाला वनीला एसेंस। दृष्टिबाधित छात्र निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में कर सकता है, तो वेनिला की गुणवाला। pH स्केल होता है, pH स्केल 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है pH स्केल। pH पैमाने का रेंज कितना होता है, 0 से 14। ध्यान दीजिए, अगर pH का वैल्यू 7 से कम हो तो वो एसिड कहलाएगा, और अगर pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षार कहलाएगा, और pH का वैल्यू अगर 7 हो तो वो न्यूट्रल यानी उदासीन कहलाएगा। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, यही सही नहीं है। कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग होती है, यही बात सही नहीं है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं। ये कैसे होते हैं, उच्च ऊर्जा वाले कण। इनकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है। ये आवेशित और अनावेशित दोनों प्रकार के रूप में होती है। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हेस ने किया था। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है कॉस्मिक किरणें। और इसका कॉस्मिक किरणों का आविष्कार किसने किया था, तो विक्टर हेस ने किया था। चलिए 124 नंबर देखते हैं। 124 कह रहा है कि डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है, तो वो है Ca2+ तथा Mg2+ को पानी से हटाना, जो कठोरता का कारण बनते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में फॉस्फेट की भूमिका है। कैल्शियम 2+ तथा मैग्नीशियम 2+ को पानी से हटाना, जो कठोरता का कारण बनते हैं। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तब वो किया जाता है कोलिनर्जिक दवा। ग्लूकोमा का उपचार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, तो कोलिनर्जिक दवा। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है मेनिकेस रोग। तांबे की कमी के परिणाम स्वरूप एक रोग होता है जिसे जाना जाता है मेनिकेस रोग। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म
पुनर्जनन होता है, तब वो होता है ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जनन होता है, तो वो होता है ई। देखिए, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव, हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म दे सकते हैं, जिसे पुनर्जनन कहा जाता है। खमीर ईस्ट में बडिंग होता है, खमीर यानी ईस्ट में बडिंग होता है, खमीर ईस्ट में बडिंग होता है, 128 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि नहीं है, तो बुवाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वनस्पतिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का विधि नहीं है, तो बुवाई। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वो कौन सा है, वो है TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन कौन सा है, तो TSH। डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है, डायस्टोल के दौरान हृदय रक्त से भर जाता है। 31 आंसर क्वेश्चन, धमनी एक रक्त वाहिका यानी ब्लड वेसल्स है जो रक्त ले जाती है, वो रक्त ले जाती है हृदय से दूर। धमनी एक रक्त वाहिका है जो रक्त ले जाती है हृदय से दूर। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है, तो वो है प्लेटलेट्स। कौन सी कोशिकाओं को सच्ची कोशिका नहीं माना जा सकता है, तो प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, तो वो है डाइस्टेज। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, तो डाइस्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है, तो वो है क्यूलेक्स फाइलेरिया, ये सुमेलित युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा रोगवाहक और रोग का सुमेलित युग्म है, तो क्यूलेक्स फाइलेरिया। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है, तो हुक बर्म। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस परजीवी संक्रमण की जटिलता है, हुक बर्म। ट्रांसजेनिक पौधे निम्नलिखित में से किस जीव से जीन प्राप्त करते हैं, तो वो प्राप्त करते हैं ऑप्शन ई। पौधे में वांछित जीन डालने से प्राप्त पौधे को ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। ट्रांसजेनिक पौधे किसी को कहेंगे, पौधे में वांछित जीन डालने से प्राप्त पौधे को ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। इसके लिए कीट जीवाणु तथा विषाणु से जीन प्राप्त किया जाता है। 137 निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों के दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है, वो बनी होती है पॉलीस्टाइरीन। शीतल पेय की बोतलें और बच्चों को दूध पिलाने की बोतलें आमतौर पर बनी होती है पॉलीस्टाइरीन। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो वो होता है मेथेमोग्लोनीमिया। नाइट्रेट उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो मेथेमोग्लोनीमिया। 140 बायोगैस में मीथेन सामग्री है, तो वो है 55.8%। बायोगैस में मीथेन सामग्री है 55.8%। तो इस तरीके से ये सेट 140 तक क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रैक्टिस सेट 4 का। इसके बाद ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको देख लीजिए और क्वेश्चंस को बना लीजिए। बनाने के बाद आंसर हमको कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दिए। तो अब आप लोग को मैं छोड़े चलता हूँ यहीं पे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।